हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आ गया हूं आप सभी के सारे सवालों का जवाब लेकर। आपके बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि सर जो नर्सिंग के नए नए एग्ज़ाम हैं वो आ रहे हैं, उनकी तैयारी कैसे करें, ESIC की कैसे तैयारी कर सकते हैं, या फिर नॉसेट की तैयारी कैसे कर सकते हैं, या फिर DSSB की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो मैं आज आपको जो बताने वाला हूँ ESIC एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। ठीक है, ESIC का एग्ज़ाम होता है, वो होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से। ठीक है, यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो आपकी एक संस्था है, वो ये क्या करवाती है, ये ESIC का नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम करवाती है। ठीक है, किस पोस्ट के लिए करवाती है? नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए। ठीक है, ये मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री के अंडर ये आती है? तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आती है। तो इस बार जो ESIC का एग्जाम है वो कब कंडक्ट करवाया जाएगा? वो करवाया जाएगा 7 जुलाई को। ठीक है, उसकी जो टाइमिंग रहने वाली है वो टाइमिंग रहेगी 2 से 4 बजे तक। ठीक है, यानी कि आपका 2 घंटे का पेपर होने वाला है, 2 घंटे का पेपर होने वाला है। और ये आपका पेपर कौन करवाएगा? तो इस बार आपका पेपर कंडक्ट करवाएगा, वो करवाएगा UPSC, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आपका जो ESIC नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम है वो इस बार कंडक्ट करवाने वाला है। इसकी लैंग्वेज क्या होगी, यानी कि लैंग्वेज जो आपका ये एग्जाम है वो किस भाषा में आएगा? तो वो आएगा ओनली इंग्लिश में, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपका ये एग्जाम होगा। कितने घंटे का पेपर होगा? 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, और आपको इस 2 घंटे से 1.5 घंटे पहले आपको सेंटर के ऊपर पहुंचना होगा, रिपोर्टिंग देनी होगी। 30 मिनट यानी कि 2 बजे से 30 मिनट पहले यानी कि 1:30 बजे तक आपकी लास्ट एंट्री होगी, उसके बाद में कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, अब हम बात करें जो नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम है। ठीक है, इसमें माइनस मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी? ठीक है, जो माइनस मार्किंग रहेगी वो आपकी रहेगी 1/3 यानी कि 1/3 माइनस मार्किंग आपकी रहने वाली है। इसके अलावा हम बात करें तो पेपर कितने नंबर का होगा? तो जो आपका पेपर है वो होगा टोटल 300 मार्क्स का, 300 मार्क्स का, यानी कि आपके आएंगे टोटल 100 क्वेश्चन, और वो 100 क्वेश्चन क्या होंगे? वो 100 क्वेश्चन होंगे 3 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन या 3 मार्क का एक क्वेश्चन रहने वाला है। तो हो गए टोटल 300। और आप अगर 3 क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो आपको मिलेंगे 9 मार्क्स यानी कि 9 नंबर। वहीं अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो होगा क्या? आपका एक जो सही होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आपने 3 क्वेश्चन सही कर दिए हैं और एक क्वेश्चन गलत कर दिया है तो आपका इतना इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, वो सिर्फ 1/3 की माइनस मार्किंग देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आपने 3 क्वेश्चन कर दिए हैं गलत, तो 3 क्वेश्चन गलत कर दिए, आपका जो एक सही क्वेश्चन है वो उड़ा दिया जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आप अगर 3 गलत क्वेश्चन करते हैं तो आपने जो एक क्वेश्चन सही किया होगा वो हट गया, खत्म हो गया। ठीक है, अब हम बात करें इसका सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस क्या रहेगा इसका? तो सिलेबस इस बार रहेगा ओनली नर्सिंग का, यानी कि आपका जो नर्सिंग पोर्शन रहने वाला है वही आपका पूरा सिलेबस रहेगा, जिसके अंदर
जिसके अंदर आपके जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं और उनको कैसे पढ़ना है और कैसे उनकी तैयारी करनी है वो मैं आपको बता देता हूं। वैसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आपको तैयार करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और ये थोड़े लेस इंपॉर्टेंट, इनसे क्वेश्चन कम आने के चांसेस हैं बट थोड़े से कम क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में आपके आएगा पहले फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, इसको आपको जरूर से तैयार करके जाना है। सेकंड आएगा आपका एमएसएन बोले तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। ठीक है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। थर्ड नंबर पे आपके बात करें जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा वो रहेगा पीडियाट्रिक। ठीक है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहने वाला है। इसके अलावा आपका रहेगा ओबीजी, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। ठीक, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहने वाला है। इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, इसके बाद जो आपका मेजर जो सब्जेक्ट रहेगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बाद वो रहेगा आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग। एंड लास्ट आपके जो दो इंपॉर्टेंट और सब्जेक्ट रहेंगे वो रहेंगे फार्माकोलॉजी एंड न्यूट्रिशन, फार्माकोलॉजी एंड न्यूट्रिशन। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहने वाले हैं। इसके अलावा जो थोड़े से कम इंपॉर्टेंट हैं, इसमें भी पहली प्रायोरिटी यानी कि आपका ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रह सकता है, वो रह सकता है नर्सिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च दोनों अलग अलग बुक्स हैं, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं, लेकिन मैंने इनको एक साथ बताया। ठीक है, सेकंड आपके माइक्रोबायोलॉजी एंड थर्ड आपके सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। ये आपके थोड़े से लीस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करें, आपके पास रह गए हैं मात्र और मात्र कितने दिन रह गए? 1 month एंड 19 days, यानी आपके पास में 1 महीना और 19 दिन ही बचे हैं, जिसमें भी आपके फॉर्म्स आ चुके हैं इस एग्जाम में 3,10,000 आपके फॉर्म आ चुके हैं, यानी कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ रहने वाला है। ठीक है, पोस्ट बात करें तो पोस्ट इसमें कितनी है? टोटल इसमें पोस्ट 1920 है, जिसमें कोई 80-20 का रेशियो नहीं है। 80-20 का रेशियो आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि 1920 पोस्ट पर आप सभी क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल है तो। ठीक है, आप उन पे फाइट कर आराम से। इसमें से भी आपकी 893 पोस्ट आपकी अनरिजर्व रहेगी। अगर ओबीसी की बात करें तो 446 आपकी ओबीसी की सीट रहने वाली है, और अगर आपकी ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस की, तो 193 आपकी ईडब्ल्यूएस की सीट रहने वाली है, और आपके बात करें एससी की तो आपके 235 सीट एससी की रहने वाली है। आपकी बात करें एसटी की, एसटी तो 164 आपकी सीट रहेगी, और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की, फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी की, तो 168 सीट वहां पे भी आपके रहने वाली है। ठीक है, इनमें वेरिएशन हो सकता है, या तो 168 ये होगी या फिर 164 वो होगी, वो आप देख लेना। टोटल जो पोस्ट है वो रहेगी 30 पोस्ट, 1930 पोस्ट। ठीक है,
1930 पोस्ट है आपके टोटल, ठीक है। तो वैकेंसी में सीटें बहुत कम हैं और फॉर्म बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, तो आपको उसी हिसाब से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और जब भी आप कड़ी मेहनत अपने दिमाग में लाएंगे, एक मोटिवेशन आपको जरूरत होगी, और आप उस मोटिवेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक बार अपनी फैमिली की तरफ देखना, उनकी कंडीशन की तरफ देखना, और फिर आपके अंदर से एक ऐसी आग आएगी कि वो आग आपको सिलेक्शन लेने पे मजबूर कर देगी और नर्सिंग ऑफिसर का ताज आपके सर पर होगा। ESIC पोस्ट बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत वर्कलोड भी नहीं रहता, सैलरी भी बिल्कुल एम्स के इक्वल होती है, तो सब कुछ आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। और आपको हो सकता है आपका होम रीजन ही मिल जाए, मतलब जहां आपका घर है वो पास का पास एरिया ही आपको मिल जाए। इसी से मैं एक लाइन बोलूंगा, आप जरूर याद रखना, ठीक है। मेहनत करने वाला इंसान अपनी पहचान खुद बनाता है। मेहनत करने वाला इंसान अपनी पहचान खुद बनाता है। पथ पर चलने वाला इंसान अपने पदचिन्ह खुद बनाता है। पथ पर चलने वाला इंसान अपनी जो पदचिन्ह है वो खुद बनाता है। उसी तरीके से जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, पर जिंदगी वही जीता है जो अपनी एक पूरी दुनिया में अलग पहचान बनाता है। तो वही अलग पहचान आपको बनानी होगी, और आप उस पहचान को बनाओ और आप अपना नाम जरूर करोगे, मुझे पूरा यकीन है। तो मैं आपको बता देता हूं, एक महीना और 19 दिन बच रहे हैं, इसमें आप कैसे आपका स्टडी प्लान बना सकते हैं, ठीक है। स्टडी प्लान यही मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपका आ गया फंडामेंटल, ठीक है। तो फंडामेंटल में आपको लगेंगे, मतलब ये सब्जेक्ट ऐसा बहुत अच्छा तैयार करना है, क्योंकि ये आपका बेस क्लियर करता है। बहुत अच्छा आप इसको तैयार करो। इसको अच्छा से तैयार करने के लिए 3 दिन तो आप इसकी थ्योरी पढ़ो, 3 दिन थ्योरी पढ़ो इसकी, और फिर 2 दिन इसके क्वेश्चन सोल्व करो, 2 दिन इसके क्वेश्चन सोल्व करो, ठीक है। तो ये हो गए आपके कितने, 5 दिन। 5 दिन आपके FON में आपने दे दिए हैं। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग विद एनाटॉमी, ये आपके बड़ा सब्जेक्ट है, इसको भी आपको पढ़ने में लग जाएंगे 4 दिन। 4 दिन प्लस में इसके जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको लग जाएंगे आराम से 3 दिन, ठीक है। अब आप बोल रहे होगे सर आप ना तो ये थ्योरी एक साथ पढ़ने दे रहे हो ना क्वेश्चन एक साथ पढ़ने दे रहे हो, तो कैसे होगा। मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट तरीका रहता है वो यही रहता है कि आप पहले थ्योरी कंप्लीट कर लो उस पूरे सब्जेक्ट की एक साथ, और फिर उसके एक साथ पूरे क्वेश्चन निकालो, ताकि आपके थोड़ा सा रिकॉल हो, आपकी जो मेमोरी उस पर थोड़ा सा जोर है उस हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गए कितने, 7 दिन, ठीक है। उसके बाद आपकी पीडियाट्रिक, जिसे आप पढ़ो 2 दिन थ्योरी और इसके भी 2 दिन क्वेश्चन, 2 दिन क्वेश्चन, ठीक। ये भी कितने हो गए आपके, 4 दिन, ठीक है। उसके बाद ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, इसमें भी आप 2 दिन इसकी थ्योरी पढ़ो और 2 दिन इसके क्वेश्चन सोल्व करो। कितने दिन हो गए, 4 दिन, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप इसको 1 दिन में इसकी थ्योरी पढ़ो और 1 दिन में इसके क्वेश्चन सोल्व करो, ठीक है। ये हो गए 2 दिन। मेंटल हेल्थ नर्सिंग आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है, तो इसलिए आप इसको भी 2 दिन थ्योरी में दो और 2 दिन आप इसके क्वेश्चन सोल्व करो, 2 दिन आप इसके क्वेश्चन सोल्व करो। तो ये भी हो गए कितने, 4 दिन, ठीक। फार्मा एंड न्यूट्रिशन, इन दोनों को मिला के आप 2 दिन और 2 दिन के अंदर इन दोनों सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। तो ये भी कितने हो गए, 4 दिन, ये भी कितने हो गए आपके, 4 दिन। नर्सिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च, इनको आप पढ़ो 1 दिन में थ्योरी, बहुत छोटी सी थ्योरी है, और 1 ही दिन में इनके करो क्वेश्चन सोल्व, तो 2 दिन आप दो उनको, ठीक। माइक्रोबायोलॉजी को भी आप पढ़ना चाहें तो 1 दिन में इसकी थ्योरी और उसी दिन में आपको इसके क्वेश्चन सोल्व करने होंगे, 1 दिन में, ठीक है।
सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, इसमें भी सेम, आपको एक दिन के अंदर ही क्वेश्चन सोल्व करने हैं और एक ही दिन के अंदर इसकी थ्योरी पढ़नी है। बहुत छोटी सी है, आप कोई भी बुक रेफर करते हैं, मैं बुक भी आपको बताऊं, उसमें बहुत छोटी सी दी हुई है, तो आप उसको पढ़ने में ज्यादा जोर नहीं आएंगे। ठीक है, तो हम दिन काउंट करें, 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20, 20 2 22, 22 और 4 26, 26 और 4 30, 30 और 2 32, 32 और 2 34। तो आपके 34 दिन हाउ, आपको इनको पढ़ने में आपके 1 महीने और 4 दिन गुजर गए। फिर आपके पास में बचते हैं मात्र 15 दिन। फिर आपके पास में बचेंगे मात्र 15 दिन। फिर आपको इन 15 दिन के अंदर क्या करना है? क्या आप स्टडी प्लान आगे फॉलो करेंगे या फिर आप इनका रिवीजन किस तरीके से करेंगे? आप इनकी पूरी थ्योरी पढ़ चुके हैं, पूरे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो आपको इतना जोर नहीं आने वाला। अब आप पढ़ेंगे एक साथ इन सब्जेक्ट की थ्योरी। ठीक है, अब आप इन सब सब्जेक्ट की एक साथ थ्योरी पढ़ेंगे और वो थ्योरी इन सब सब्जेक्ट की कंप्लीट होनी चाहिए 5 दिन के अंदर। मैक्सिमम आप ले सकते हैं 7 दिन तक, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना। फटाफट रिवीजन करना 5 से 7 दिन के अंदर। ठीक है, फिर आपके पास में बच गए 8 दिन। ठीक है, आपके पास 8 दिन बचते हैं। इन 8 दिन में आपका मैक्सिमम जितना क्वेश्चन सोल्व हो सकता है इन सारे सब्जेक्ट्स के, पर्टिकुलर जैसे एक एक करके आपको सब्जेक्ट लेने हैं, तो जितने भी क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं फटाफट दिन के हजार क्वेश्चन आप जितने सोल्व करेंगे तो आराम से आप 7000 प्लस क्वेश्चन टिका देंगे, आराम से टिका देंगे। और एक दिन जो आपका बचता है, एक दिन आपका बचता है, उसमें आप वहां जाने का या फिर रहने की व्यवस्था या फिर एग्जाम में थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो, उसके लिए आप फ्री खुद को भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आपका 1 मंथ और 19 डेज का पूरा शेड्यूल मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब आप बोल रहे होंगे कि कितने घंटे स्टडी करनी है, कितने घंटे स्टडी करनी है कि ये सारे सब्जेक्ट कवर हो जाए। तो देखो, ये पूरा 1 मंथ और 90 डे का शेड्यूल पूरा मैंने फिक्स बता रखा है। ठीक है, पूरा फिक्स मैंने बता रखा है। तो इसमें आपको ये नहीं सोचना कि आप 8 घंटे पढ़ें, 10 घंटे पढ़ें या 14 घंटे पढ़ें या 14 घंटे पढ़ें। ठीक है, जो टारगेट आपने खुद को दिया है कि 4 दिन में ये सब्जेक्ट कंप्लीट और 3 दिन में इसकी क्वेश्चन कंप्लीट और कंप्लीट होना चाहिए, चाहे आप एक दिन 16 घंटे पढ़ें और नेक्स्ट डे चाहे आप 8 घंटे पढ़ें या नेक्स्ट डे भी 10 घंटे पढ़ें, आपका वो टारगेट पूरा होना चाहिए डेज के हिसाब से। ठीक है, आपका डेज के हिसाब से वो टारगेट कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि मैं खुद ये प्लान फॉलो करता था। ठीक है, मैं ट्यूशन प्रैक्टिस नहीं कर पाया उस टाइम पे क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, बट अब आपके पास में टाइम है तो आप क्वेश्चन पैटर्न को अच्छे से पढ़ सकते हो। अब मेन बात आती है, इसको आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट चीज, आप कौन कौन सी बुक रेफर कर सकते हैं? मैं आपको कहूंगा कि आप ज्यादा बुक के झंझट में ना पड़े, कि आप ज्यादा झंझट में ना पड़े तो ही सही होगा। आप बुक रेफर कीजिए, बुक रेफर कीजिए टारगेट हाई या PR यादव या NCLEX। ठीक है, NCLEX, इन तीनों में से कोई एक ही बुक यूज करनी है, एक बुक। ठीक है, या मैक्सिमम 2 बुक। 2 बुक आप कैसे यूज कर सकते हैं? पहले जैसे जैसे आप 2 दिन थ्योरी पढ़ रहे थे, 2 दिन क्वेश्चन, तो उस टाइम पे आपने इस बुक को निकाला, फिर लास्ट में जब आपको रिवीजन करना होता है आपने इस बुक को निकाला। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर उस टाइम पे आपने इस बुक को निकाला और बाद में आपने इस बुक को निकाला, आप ऐसे भी कर सकते हैं। वो आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। बात करें कोई कोचिंग कर रहा है, कोई कोचिंग कर रहा है तो वो अब उस कोचिंग से थोड़ा सा विराम ले अकॉर्डिंग टू मी और सेल्फ स्टडी पे फोकस करे। सेल्फ स्टडी, क्योंकि सेल्फ स्टडी से ही अब उसका कल्याण होगा, और कुछ उपाय नहीं है। अगर कोई अभी कोचिंग करने की सोच रहा है कि मैं अभी कोचिंग कर लूं और मैं 30 मार्क का बन जाऊं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है।
ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप अब कोचिंग ज्वाइन करेंगे और 1 महीने 20 दिन के अंदर आप कर देंगे सारा, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको स्टडी प्लान बताया है वो आप प्रॉपर फॉलो करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपकी कमी पहले भी रह गई थी, तो पहले कमी क्यों रह गई थी कि आपने उसको बार बार रिवाइज नहीं किया। बार बार रिवाइज किया होगा तो आपने उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, और क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस भी की थी अच्छे से फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसका एकमात्र रीजन है जब आप एग्जाम देने गए आपकी एंजाइटी आपके ऊपर इतनी हावी हो गई, आपका कंफ्यूजन इतना हावी हो गया आपके ऊपर कि आप उन 2 क्वेश्चनों में या फिर आप उनके जो 4 ऑप्शन आते हैं उन 4 ऑप्शनों में से एक सही ऑप्शन का चुनाव नहीं कर पाए। क्वेश्चन आपके सामने होता है, क्वेश्चन आपके सामने होता है, आंसर भी आपको दिए होते हैं, आंसर भी आपको दिए होते हैं, और इसमें से सही आंसर भी आपके सामने ही होता है। बस आप उसको चूज कैसे करते हैं वो आपकी मेंटल एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे अटेम्प्ट करोगे। आपकी किस्मत आपके हाथ है, आपकी जो किस्मत है वो आपके हाथ है, और किसी की किस्मत को कोई ना तो बदल सकता है और ना ही कोई उसकी किस्मत को चुरा सकता है कि उसने मेरी किस्मत चुरा ली, नौकरी तो मेरी थी लेकिन वो कमबख्त नौकरी ले गया। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि सर ये जो पुराने एम्स में लोग काम कर रहे हैं वो एग्जाम देंगे, उनका सिलेक्शन होगा, तो वो सीट खा जाएंगे। सीट कैसे खा जाएंगे यार, वो तो बेचारे काम कर रहे हैं, काम करने के अलावा पढ़ेंगे फिर उसके बाद में एग्जाम दे रहे हैं। उनसे ज्यादा तो टाइम आपके पास है, अपना कहीं काम कर रहे हैं, आप अच्छे से अपनी स्टडी कर सकते हैं, आप उस पर फुल फोकस कर सकते हैं, तो ज्यादा मौका आपके पास में है ना। आप टफ कंपटीशन दीजिए उनको कि वो आ ही ना पाए। इवन मैं खुद एग्जाम दूं तो आप मुझे इतना टफ कंपटीशन दीजिए ना कि मैं आ ही ना पाऊँ। मुझे भी ऐसा लगेगा कि चलो मेरी वीडियो से मोटिवेट होके जो बच्चे हैं उन्होंने मुझे इतना अच्छा कंपटीशन दिया कि शायद मेरा ही सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप ऐसा कीजिए, बस दिमाग से ये निकाल दीजिए कि मुझे या मेरी सीट को कोई खा जाएगा और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझसे कोई ज़्यादा पढ़ने वाला वो वहाँ पे बैठा है। ये थिंक निकाल दो, क्योंकि भगवान ने दिमाग सबको उतना ही दिया है, सबके पास में वही उतने ही ग्राम का आपको दिमाग मिलेगा। फर्क इतना सा है कि आप उस दिमाग का सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं या गलत दिशा में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी के साथ में इस पूरी सेशन का मतलब यही था कि आपको मैं ESIC से एग्जाम के बारे में समझा लूँ। सेम नोटसेट का एग्जाम आएगा उसमें भी सेम आपको यही पैटर्न फॉलो करना है, DSSP में भी सेम पैटर्न आप फॉलो करेंगे। बस आप मैथ और रीजनिंग का जो पोर्शन होता है उसमें और आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इसी के साथ मेरी क्लास का मैं एंड करूँगा और मैं बोलूँगा रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, ऐसे ना थक कर बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, थैंक यू एवरीवन।